फिर ले जाना इसको। मुंह कान देख के तो तुम्हारा ही लग रहा है। चलिए हिरी डालिए तो। हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3। चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं सुधरिएगा आप लोग। हैं? वो संडे को। हाँ तो पर्दा बंद कर दो। सॉलिड स्टेट का थोड़ा बहुत बात है बचा हुआ, उसको हम लोग संडे को करेंगे। शुरू कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पर हम लोग काम कर रहे थे। इतना सारा बैटरी कैसे वर्क करता है ये अभी तक हम लोग सिर्फ देखते हैं कि टॉर्च जलाते हैं तो लाइट जल जाती है, लेकिन उस बैटरी के अंदर क्या होता है इसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं। इस चैप इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संबंध विद्युत धारा से कैसे है, ये दोनों आपस में पारस्परिक क्या संबंध रखते हैं। यही पूरा का पूरा चैप्टर हमको यही बताएगा। लिखेंगे रासायन विज्ञान की वह शाखा, नीचे एरो देखिए लिखिए। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया तथा वैद्युत धारा के पारस्परिक संबंध के बारे में, ये पारस्परिक संबंध के बारे में पढ़ा जाता है। उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया तथा वैद्युत धारा के पारस्परिक संबंध के बारे में पढ़ा जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ऊपर से थर्ड नंबर स्विच ऑफ कीजिए तो उधर से ऊपर से थर्ड नंबर बैठ जाइए। वो क्या लिखा होगा? अब देखिए रासायन विज्ञान का यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वह 3 भागों में बटा हुआ है। एक है वैद्युत रासायनिक सेल, एक है वैद्युत अपघटनी सेल और एक है चालकता।
इस तीन भाग में सबसे बड़ा भाग है वैद्युत रासायनिक सेल, जो इस पूरे सिलेबस का लगभग 65 से 70% भाग कवर करता है। और वो समझेंगे तो आगे का बात समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैद्युत अपघटनी सेल 15 से 20% भाग और 5 से 10% भाग जो है वह लगता है। तो टाइम भी वैसे ही लगेगा, सबसे ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रोकेमिक मतलब पहला वैद्युत रासायनिक सेल में, फिर लगेगा वैद्युत अपघटनी सेल में, और फिर लगेगा लगता है। तो इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन कितने भागों में पढ़ना है? 3 भागों में। पहला है वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। कितना भी इंपॉर्टेंट बात हो क्लास में पढ़ाई के दौरान मत किया कीजिए। सांस रुक जाए तो जाने दीजिए जान, लेकिन बोलना नहीं है। पीटेंगे बहुत। हम लिखाते रहते हैं, भनर भनर करते रहते हैं। आवाज़ जब कान में जाता है ना तो डिस्टर्ब होता है दिमाग। ऐसे में कुछ बोल देंगे या पीट उठ देंगे तो बुरा लग जाएगा। और आप कभी सोचते ही नहीं है कि पढ़ाते वक्त आप जब खिस्सा करते हैं तो हमको कितना बुरा लगता है। लड़की होने का फ़ायदा मत उठाइए। वैसे हम समझते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। भगवान कम में दिमागी दे दिए हैं तो उसी में लोग जिएगा। जरूरी है पूरा का पूरा दिमाग होना? वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, और क्या लगता है, ये 3 भाग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लेकिन इसमें से किसी भी भाग को पढ़ने के लिए आपको कुछ 11th के बेसिक को समझना होगा। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे आपको ये चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप याद कीजिए, आप अपचय उपचय अभिक्रिया पढ़े थे 11th में, जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें याद करो, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अवकरण अर्ध अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, इसी को ना हम लोग अपचय उपचय अभिक्रिया कहे थे। तो हम थोड़ा सा वहाँ पर काम करेंगे कुछ, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ समझा नहीं जा सकता है। तो अभी तुरंत हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वैद्युत अपघटनी से। हम पहले काम करते हैं 10-20 मिनट उस बेसिक पर जो 11th में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। है कि एक रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको पता भी चल जाएगा। अपचय उपचय अभिक्रिया 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया और एक होता है अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया। एक को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक को बोला जाता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इस पूरे टॉपिक में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एक अलग लेवल का इंपॉर्टेंस है। हम समझेंगे यहाँ पर दोनों रेडॉक्स रिएक्शन को, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को भी और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को। पहले आप ये बताइए कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह हर प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसी को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। और अवकरण अर्ध अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह हर प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज के द्वारा ग्रहण हो। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला जो प्रोसेस है वो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो प्रोसेस है वो अवकरण अर्ध अभिक्रिया है। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो चलिए इन्हीं सभी बातों को थोड़ा डिटेल में देखें। आप हेडिंग डालिए तो, स्टार लगा के। प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया।
प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जो लोग 11th में नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बातें समझ में आ जाएगी, वो भी अच्छे से। ध्यान नहीं दोगे तो शुरू में समझ में नहीं आएगा, बाद में तो समझने का कोई चांस ही नहीं है। तो एकदम कंसंट्रेट रहिए, जो बता रहे हैं उसको समझिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, साथ साथ लिखते जाइए, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की। देखो, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का काम अधूरा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम भी अधूरा है। पूरा कब होता है ये? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, वो यदि एक चीज से निकला है तो निश्चित है दूसरे चीज में जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों साथ साथ होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि त्याग हुआ और ग्रहण हुआ ही नहीं। इसीलिए इसको अधूरा माना जाता है, कोई भी एक चीज को, चाहे त्याग हो या ग्रहण। तो हम लिखते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप थोड़ा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को समझिए। जिंक के बारे में जानो, जिंक सॉलिड होता है। ये जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ना, तो ये हमेशा जेड पर 2+ चार्ज लाता है, और किसी भी चीज पर 2 पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा ना जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। हाँ या ना? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आप इस रिएक्शन से क्या समझ रहे हैं? यही ना कि जिंक का कोई सॉलिड है जो जिंक के आयन में बदला है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसीलिए तो वो आयन में बदला है। और आप ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम है या ग्रहण करने का प्रक्रम? कैसे समझे त्याग करने का प्रक्रम है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड है। इसका मतलब है कि इस चीज से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला प्रक्रम है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला प्रक्रम ही ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो, कोई चीज 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो सब का सब क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। जैसे सोडियम यदि कन्वर्ट होता है Na+ में, और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये भी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। हम यदि अल्युमिनियम की बात करें, तो ये कन्वर्ट होता है Al3+ में, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यह भी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। वह हर प्रक्रम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है जहां पर कोई चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, चाहे वह 1 का त्याग करे, 2 का त्याग करे, 4 का त्याग करे, 6 का त्याग करे, जितना का त्याग करे, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये चीज बार बार बोला जाएगा इस चैप्टर में, इसलिए इस चीज को टॉपिक वाइज और रिएक्शन वाइज समझ लीजिए थोड़ा बढ़िया से। कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रकार ये आप पढ़े ऑक्सीकरण अर्ध अर्ध अभिक्रिया। अब एक होता है अवकरण अर्ध अभिक्रिया, यहाँ जगह नहीं है, इसको हमको आगे लिखना पड़ेगा, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए। तो रिएक्शन को लिखिए। तो क्या लिखा होगा? अब स्टार लगा के लिखेंगे अवकरण अर्ध अभिक्रिया। एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अवकरण। अवकरण अर्ध अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा प्रक्रम है ये। कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा नहीं तो निगेटिव चार्ज हावी हो जाएगा। जैसे यदि हम Cu प्लस प्लस आयन की बात करें तो बताइए इसकी क्षमता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। एक दो प्लस इलेक्ट्रॉन में दो माइनस है तो दोनों आपस में मिलके बताइए न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं। तो ये बना देगा Cu सॉलिड। एक बात जानो, आयन हमेशा पानी में रहता है या सॉल्यूशन फेज में रहता है, लेकिन कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम S लिखने का मतलब है सॉलिड है, ये ठोस बना हुआ है। ठीक है। तो पिछला था ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया, ये क्या है? अवकरण अर्धविक्रिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। किसको किसको? ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया को और अवकरण अर्धविक्रिया को। जोड़ा कैसे जाता है सो बताइए। अभी ये जो दो रिएक्शन था, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार लगा के दोनों बात लिख लेते हैं। पहला में क्या पढ़े थे हम लोग? जेड कन्वर्ट किया था जेड प्लस प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था। दूसरा में क्या पढ़े? Cu प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो जो त्याग किया है, कौन? जिंक। तो कन्वर्ट कर गया किस में? Cu सॉलिड। ये दोनों अधूरा बात है, पूरा कब होगा? जब हम दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि हमने अभी तुरंत आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ त्याग या सिर्फ ग्रहण पॉसिबल नहीं है। यदि त्याग हुआ है तो निश्चित है कोई ना कोई ग्रहण करेगा। अब आप इस दोनों को जोड़िए तो बताइए यहाँ क्या बचेगा? जेड है। एरो के दोनों तरफ, एरो के दोनों रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड जो है उसको साथ लिखिए, फिर एरो देके जो एरो के राइट साइड है उसको साथ लिखिए। तो जेड एन प्लस Cu प्लस 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 टू इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट करेगा बताओ किस में? जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस Cu सॉलिड। ऐसे ही ना कन्वर्ट करेगा। अब बताइए तो यहाँ कुछ कटेगा? दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा आपको? आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा ये, जेड एन प्लस Cu प्लस प्लस, ये कन्वर्ट कर रहा है जेड एन प्लस प्लस में और Cu। ये रिएक्शन आपको कब मिला? जब आप ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अवकरण अर्ध अभिक्रिया को जोड़े। आप याद कीजिए 11th में आपको बोला गया था कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को ही हम लोग अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। इसी को इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो बताइए क्या इसका नाम हम रेडॉक्स रिएक्शन रख सकते हैं कि नहीं? यही है रेडॉक्स रिएक्शन, या हिंदी में इसी को हम कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, यह एक पूर्ण बात है क्योंकि इसमें त्याग भी हुआ और ग्रहण भी हुआ, वो दोनों अधूरा अधूरा बात है। देखिए कैसे जेड कन्वर्ट किया जेड प्लस प्लस में, इसका मतलब है कि वो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। Cu प्लस प्लस कन्वर्ट किया Cu सॉलिड में, इसका मतलब है कि वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ नहीं इसका चार्ज खत्म कैसे हो गया? और ये जब तक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया नहीं तब तक इस पर प्लस चार्ज आ कैसे गया? तो ये बात समझ में आई आपको? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण दोनों हो रहा है, तो ये एक पूर्ण अभिक्रिया हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो रहा है, इसीलिए हम इसको अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के त्याग को अपचयन और ग्रहण को उपचयन, या हिंदी में एक और नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसी को रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? नो, जेड का। कैसे समझे जेड का ऑक्सीकरण हुआ है? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसका हो गया कौन चीज? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ही हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग ही कहलाता है ऑक्सीकरण। और Cu प्लस प्लस से कन्वर्ट कर गया ये किस में? Cu सॉलिड में। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला प्रोसेस है।
इसीलिए क्या कहलाया, रिडक्शन। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, अवकरण। आपको ये समझ में आया कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का और ऑक्सीकरण अवकरण अर्ध अभिक्रिया का परिभाषा नहीं लिखा है, क्योंकि ये सब परिभाषा 11th में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये बात अभी 11th का ही आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं 11th, आपको बस इतना समझ लेना है इसमें कि इलेक्ट्रॉन का त्याग ही ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ही अवकरण है। ये दोनों अधूरा बात है, ये पूरा तब होगा जब हम दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने से जो अभिक्रिया मिलेगी वही कहलाता है ऑक्सीकरण, सॉरी, रेडॉक्स रिएक्शन, अपचय उपचय अभिक्रिया। हालांकि अभी आपका जो मेन हेडिंग है, वो हेडिंग क्या है, प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया, यही है ना। अभी आप अपचय उपचय अभिक्रिया को समझे, अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझे कहाँ। चलिए आगे उतारिए। अभी ये आपको मिला अपचय उपचय अभिक्रिया, ही इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अपचय उपचय अभिक्रिया। इसका परिभाषा आप लिखिए, बताइए तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, इसका अपचय उपचय अभिक्रिया का। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए तो, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया। कल टेस्ट में बहुत सारे लोग गायब थे, कहे जी तुम्हारा क्षमता होगा 12th के एनुअल एग्जाम से भी गायब हो जाना, होके दिखाना, तब समझेंगे तुम बहादुर हो। समझ रहे हो पतित सब, जो नहीं आया था, तो सब तुम लोग से चुट्टा आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। बाद में कहना कि नंबर कम आया, समझ नहीं रहे हैं, उड़िए मत छोड़ देंगे उसी वक्त। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए अब प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया और अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया को समझिए। आप ये बताइए कि ये जिंक है, जिंक का ठोस है ये, और ये कॉपर का आयन है। मान लीजिए हमारे इस हाथ में जिंक का ठोस है, जेडन, इस हाथ में जेडन है, और इस हाथ में मान लीजिए कॉपर का आयन। अब बताइए कि यदि हम इस दोनों को आपस में सटाएंगे तभी ना केमिकल रिएक्शन होगा। यदि आप जेडन को Cu प्लस प्लस में सटाएंगे तो जेडन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जेडन से निकल कर चला जाएगा किस में, Cu प्लस प्लस में, और Cu प्लस प्लस कन्वर्ट कर जाएगा Cu में, और जेडन कन्वर्ट कर जाएगा जेडन में। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस हाथ और इस हाथ को दोनों को जब सटा दिए तो जिंक और Cu प्लस प्लस दोनों एक दूसरे के संपर्क में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आ गया, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हुआ है एक से दूसरे में वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट न हो गया, मतलब हाथों हाथ ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया। इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण एक ही बर्तन में एक साथ हो जाए तो यही क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया। तो यहां हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया एक ही बर्तन में हो। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक बर्तन लिए, इस बर्तन में पानी है, इस पानी में Cu प्लस प्लस मिला हुआ है, और इसी बर्तन में आपने एक जिंक का रॉड डाल दिया, तो बताइए जिंक का रॉड Cu प्लस प्लस के डायरेक्ट संपर्क में जाएगा कि नहीं। ऐसी स्थिति में जेडन का रॉड गलने लगेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर इसको दे देगा और जेडन का आयन नीचे बैठने लगेगा। अब देखिएगा रॉड गल जाता है इस स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंक का रॉड Cu प्लस प्लस के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से चला गया है, इसलिए यहाँ पर जो अपचय उपचय अभिक्रिया होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। अब एक बात सुनिए, यदि इस जिंक को हम एक हाथ में रखें और Cu प्लस प्लस को दूसरे हाथ में, और हम इसको सटाएं भी नहीं, दोनों को डायरेक्ट आपस में सटाएं भी नहीं, तो बताइए पहले कि क्या यदि दोनों को हम आपस में सटाएंगे नहीं तो रिएक्शन हो पाएगा, कभी भी होगा। वही तो होता है इस चैप्टर में, यदि नहीं भी सटाएं डायरेक्ट तो भी रिएक्शन होगा। हालांकि हम डायरेक्ट नहीं सटाएंगे लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम कुछ ना कुछ और करेंगे, उस बात को हम नहीं बोले, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब भी हो सकता है जब हम इस दोनों को आपस में ना सटाएं। ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को एक वायर से जोड़ दें, और वायर तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर ही देगा, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। एक को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, दूसरा को इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया अलग बर्तन में होगी और अवकरण अर्धविक्रिया अलग बर्तन में होगी, और फिर भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ये कहलाता है अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया। अब ये सुन के थोड़ा आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि दोनों को जब हम मिलाएंगे नहीं तो फिर रिएक्शन कैसे हो जाएगा। रिएक्शन होगा, और यही तो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये यही तो समझना है कि कैसे रिएक्शन होगा और क्या क्या होगा उसके अंदर। मेन बातें आपका यही है। आप ये जो चीज पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में इस चैप्टर में है ही नहीं। प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया अभिक्रिया के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया के बारे में। लेकिन ये चीज तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि आप प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया को समझ ना लें। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया एक ही बर्तन में एक ही साथ हो तो इसे हम प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। यदि आप यहाँ पर जो हम बनाए थे Cu प्लस प्लस और जेडन वाला, इस विलियन को जब छुएंगे आप रिएक्शन के बाद तो ये विलियन आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वहां पर रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। यही बात समझ में। और एक दूसरा है अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया, उसमें हम कहेंगे कि जब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अवकरण अर्ध अभिक्रिया दोनों अलग अलग बर्तन में होती है तो उसे हम अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है, वहां पर ये उष्मीय ऊर्जा में नहीं बदलता है। सही बात समझ में। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखेंगे
जब जब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया दोनों एक ही बर्तन में हो एक ही बर्तन में हो या एक ही साथ हो तो उसे प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में तो सॉरी प्रत्यक्ष वाला है ये। इस अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो उम्मीद करें कि आप प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया को ढंग से समझ चुके हैं। इन्हीं डालिए अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया। अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया इसको बोला जाता है, पहला का इंग्लिश लिखे थे कि नहीं वहां, डायरेक्ट डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं। वहां लिखा हुआ है ना जी, शुरू में ही लिखे हूँ। हाँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और आपके चैप्टर का जो मेन बात है वो यही है। अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? वह अपचय उपचय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया अलग अलग बर्तन में हो तो उसे हम अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। और इसी में हम नीचे एरो देके लिखेंगे कि इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर है ये? लिखेंगे एरो देके, लिखेंगे वह अपचयोपचय अभिक्रिया जिसमें वह
अपचयोपचय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया अलग अलग बर्तन में है उसे अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। नीचे एरो देख के लिखेंगे। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाता हम तुमको इसका एक प्रैक्टिकल प्रमाण भी दे सकते हैं कि ऐसा होता है। एक बैटरी तुम खरीद लो, हिप्पो वाला या एवरेडी वाला बैटरी मिलता है ना, जो टॉर्च वगैरह में लगता था वही। और आप एक छोटा सा तार ले लीजिए इतना बड़ा सा, ठीक है, और उसके दोनों छोर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, मतलब प्लस और माइनस को उस एक ही तार से डायरेक्ट जोड़ दीजिए। आप थोड़ी देर के बाद पाइएगा कि बैटरी खतरनाक रूप से हीट कर गया है। आप बैटरी को छूइएगा तो आपको बहुत गर्म नजर आएगा, लेकिन आप उसको डायरेक्ट रूप से जोड़ने के बाद बीच में आप एगो बल्ब लगा दीजिए। बल्ब आप यदि लगा देंगे तो वैसी स्थिति में छोटा सा नहीं, छोटा एक बल्ब टॉर्च वगैरह का बल्ब जो मिलता है वो वाला, तो आप पाएंगे कि बैटरी हीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हीट हो रहा है? क्योंकि एक स्थिति में डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और दूसरी स्थिति में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एक स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में हो रहा है जब आप बल्ब जला दिए, और एक बार बल्ब वल्ब कुछ नहीं जला और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट सप्लाई हो गया, तो वैसी स्थिति में वो उसमें मतलब वहाँ जो रासायनिक ऊर्जा है वो बदल जाएगा उसमें ऊर्जा में। तो इसीलिए एक बार प्रत्यक्ष अपचय अपचय अभिक्रिया हो गया और एक बार अप्रत्यक्ष अपचय अपचय अभिक्रिया हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आप समझ रहे थे प्रत्यक्ष अपचय अपचय अभिक्रिया और अप्रत्यक्ष अपचय अपचय अभिक्रिया। अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है, जो सबसे पहला टॉपिक है, क्या है बताओ? वैद्युत रासायनिक सेल। देखिए तो, वैद्युत रासायनिक सेल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इसी को डेनियल सेल, इसी को गैल्वेनिक सेल सब कहा जाता है। डेनियल सेल कहें, गैल्वेनिक सेल कहें, ये सब क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल ही है। दोनों सब तीनों सब सेम चीज है। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल
और वैद्युत रासायनिक सेल। अब जानिए इसके बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल एक डिवाइस है, एक विद्युतीय यंत्र है। क्या है ये? विद्युतीय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र है जिसमें अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कराई जाती है तथा जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये एक लाइन आप लिख के तब छोड़ें। देखिए तो वैद्युत रासायनिक सेल। अब यहां से टॉपिक आपका फिर स्टार्ट हो गया 12th वाला। अब वो 11th वाला बात नहीं समझते तो आपको कभी समझ में चैप्टर नहीं आता। वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र है। वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र है जिसमें जिसमें अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कराई जाती है। जिसमें अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कराई जाती है तथा रासायनिक ऊर्जा को तथा रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, ओ सॉरी, विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। हेडिंग डाल देंगे वैद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। कल यहां से आगे बढ़े। वैद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। हम ये समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। कल वो एक मात्र एक फोटो पर पूरा का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा और वही इस चैप्टर का मेन फोटो है। वो समझ गया तो सब न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, नहीं समझे तो नहीं बनेगा। वैद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। वैद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। वर्किंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वीवीए लगा के जाइए। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कल क्लास रेगुलर रहेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी।